मॉर्निंग। धन्यवाद। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट स्टार्ट किया था जिसमें बजट के बारे में हम लोगों ने बजट क्या होता है ये देखा था। तो देखो हम एक बार याद दिला देते क्योंकि बीच में काफी सारा गैप हो गया है। तो बजट का मतलब जब हम लोग किसी चीज का एस्टिमेशन करते हैं, और यहाँ पर किस चीज का एस्टिमेशन होता है नॉर्मली, देखो हमें कोई कंपनी का परचेज का एस्टिमेट करना होगा कि कितना परचेज जो है इन्हें रॉ मटेरियल करना चाहिए या फिर कितना खर्चा हो सकता है। तो बजट क्या था नॉर्मली, देखो बजट को हमें हमेशा मॉनिटरी टर्म में जो है डिफाइन करना होता है। सिर्फ मुझे बिजनेस 10% बढ़ाना है ये बजट नहीं होता है। मुझे क्या करना है उसको मतलब रुपीज में बताना पड़ेगा, तब जाके वो बजट होता है। ठीक है, तो ये सब तो बताया था, ये और क्या बताए। ठीक है, ये सब तुम लोग को पता ही है क्या क्या लिखवाया मैंने। फ्लेक्सिबल बजट का कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया था। तो इलास्ट्रेशन 1 2 3 ठीक है ये किया है। अच्छा, इसके बाद शायद मैंने कुछ परचेज बजट वगैरह भी करवाया था। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। हाँ, रॉ मटेरियल परचेज बजट। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे लगता है स्टार्ट किया था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, तो वो अभी हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे इलास्ट्रेशन 4। चलो देखते हैं इलास्ट्रेशन 4 में क्या था। ये वाला ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट इन यूनिट ये हम लोगों ने किया है यहाँ पर, शायद प्रोडक्शन बजट इन यूनिट, हाँ ये किया है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया था। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। ठीक है, देखो कैसे होगा। हेडिंग करो तुम लोग तब तक, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बोल के। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट का मतलब हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यूज, कंजम्पशन मतलब यूज। ठीक है, तो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा प्लस जो परचेस किया है। ठीक है, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उससे हम लोग का रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग करो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बोल के। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, और देख लेते हैं। बोल रहे हैं ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेट इट्स क्वार्टर वाइज सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर एज अंडर। तो इतना सेल करने का इन्होंने सोचा है। ठीक है, the opening stock of finished goods is 6000 unit and the company expects to maintain the closing stock of finished goods, ये बता दिया है, at the end of the year the production pattern। अच्छा, ये जो था ये हमारा वो पहला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए ये पूरा पैराग्राफ हमारा काम आया था, क्योंकि यहाँ पर बोला था द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% सेल ऑफ द करेंट क्वार्टर एंड 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। द कंपनी मेंटेन दिस 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करेंट क्वार्टर। ठीक है, इसको फॉलो करके हम लोगों ने दो तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट पैरा इसमें होगा डिटेल्स जिससे हम लोग कंजम्पशन निकाल सकते हैं। बोल रहे द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा कंजम्पशन किस चीज का, रॉ मटेरियल का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग 10,000 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 kg। तो ओपनिंग में इतना रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग में इतना रहना चाहिए। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ मटेरियल, और एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स के लिए 2 kg रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है,
तो अब देखो हमारा आउटपुट कितना है, आउटपुट तो यहाँ पर है प्रोडक्शन आउटपुट, तो इसके बेसिस पे ही हमें रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए 1 यूनिट आउटपुट के लिए, तो फिर 31,500 यूनिट आउटपुट अगर हमें चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में, तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा 2 kg के अकॉर्डिंग। मतलब 1 यूनिट आउटपुट के लिए तो 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में कितना आउटपुट चाहते हैं 31,500, तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। बोलो ये 1 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए अगर 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो 31,500 के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए नहीं निकाल सकते हो। 63,000। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने से ही तो आ जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हमारा इसी तरीके से तो निकलेगा। देखो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही तो कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बना लेते, क्वार्टर में था क्वेश्चन तो क्वार्टर बना लो 4। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड वो हम लोग निकाल चुके, 31,500, 38,250, 42,000, 48,250। टोटल कितना होगा, टोटल भी किया हुआ था 1,60,000, ठीक है। इतना यूनिट के लिए इतना कंजम्पशन होगा, है ना। तो फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट हमें दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट 2 kg हर एक क्वार्टर में ही सेम तरीके से ही हो रहा है, मतलब एक ही फिनिश गुड्स बनता है ना, तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, पहली क्वेश्चन में बताया था देखो, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो सिंगल प्रोडक्ट है तो उसका सिस्टम भी सेम होगा कि कोई भी किसी भी क्वार्टर में फिनिश गुड्स क्यों ना बनाओ, हम लोग तो एक ही तरह का फिनिश गुड्स बना रहे हैं, और उसमें एक यूनिट के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, फिर 31,500 के लिए कितना चाहिए वही मेरा कंजम्पशन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन ब्रैकेट में केजी। तो ये पहला वाला 63,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये उसके बाद वाला बताओ, ये हम कर लेंगे 84 आएगा ये कैलकुलेशन, ये 3,20,000 आएगा, बीच का दो बताओ कितना कितना आ रहा है। करो कैलकुलेशन, কত আসছে मल्टीप्लाई करके बताओ, मेरा आवाज तो आ रहा है ना। 76,500। ये वाला 96,500। 96,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा था कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कितना होगा वो, तो फिर क्वांटिटी में हम लोगों ने बता दिया कि जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना हम लोग का कंजम्पशन होगा। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग करने का इसलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी कितना हमें प्रोडक्शन करना है वो तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग करके ही कर चुके हैं ना, कि हमें इतना फिनिश गुड्स क्लोजिंग में रखना है, इतना पहले से था, इतना यूनिट हम लोगों को बेचना है, तो इतना यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितना यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा 2 किलो के हिसाब से उतना रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा। फिर रॉ मटेरियल परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो परचेस कितना करना पड़ेगा जितना कंजम्पशन होगा। अच्छा कितना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा देखो,
बिगिनिंग में हमें 10,000 kg रॉ मटेरियल हमारे पास है पहले से, और क्लोजिंग में हमें 5,000 kg रॉ मटेरियल रखना है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल हम लोगों को 3,20,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अभी ये टोटल का बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर इन टोटल हमें बता रखा है कि ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है, क्लोजिंग में कितना रखना है। तो इसका मतलब हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अगर 3,20,000 का कंजम्पशन है उतना तो खरीदेंगे ही, 5,000 क्लोजिंग में रखना है तो वो भी होना चाहिए। तो 3,20,000 प्लस 5,000, क्योंकि हमारे पास पहले से 10,000 है तो उतना लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे। हमें 5,000 यूनिट क्लोजिंग में भी रखना है, तो हम लोग को 3,25,000 इसका मतलब परचेस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास पहले से कुछ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो उतना हम लोग का माइनस हो जाएगा। इतना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रॉ मटेरियल परचेस बजट इन यूनिट, तो ये केजी में आ रहा है, ये मटेरियल जो है केजी के हिसाब से है। और अगर पूछे कि वैल्यू में निकालना है, वैल्यू मतलब कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। The company proposes to purchase the entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and the price is given below। तो देखो बोल रहे कंपनी का प्रपोजल क्या है, कैसे परचेस करना है पूरे रॉ मटेरियल का। जो एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का पूरा परचेस कर लेना है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 3,15,000, क्योंकि ये 4 क्वार्टर का मिला के 4 क्वार्टर में एनुअल होता है। अब इसको कैसे प्रोपोर्शनली कौन से क्वार्टर में ये पूरा रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कौन से क्वार्टर में कितना खरीदना है वो हमें दे दिया है। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में 30%, इसमें 50, इसमें 20, 30% ऑफ क्या बोल रहे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टू टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट का 30%, ठीक है। ये सभी के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे और रॉ मटेरियल का रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रुपीज में आंसर आ जाएगा, कि मतलब वैल्यू में आंसर आ जाएगा कि रॉ मटेरियल जो खरीदा जाएगा उसके लिए कितना पैसा खर्चा होने वाला है। और यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यू। पहला वाला 30%, 30, 50, 20। 30, 50, 20 मतलब 3 क्वार्टर में ही खरीदा जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में और कुछ खरीदा नहीं जाएगा। क्योंकि देखो 30, 50 और 20 मिला के 100% हो जाता है, तो फोर्थ क्वार्टर में इनको कुछ परचेस नहीं करना है, तो ठीक है जैसा बोलेगा हम लोग वैसा ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, तो बोलो 3,15,000 का 30% कितना होगा। 94,500। 90, ठीक है। इसके बाद
1,57,500. 157,500. 63,000. और जो रेट है वो कितना करके है, रेट पर केजी दिया हुआ है हम लोग को। पहले क्वार्टर में 2, फिर 3, फिर 4। तो 2 रुपए पर किलो करके 94,500 kg परचेस करेंगे तो कितना टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा। 1 किलो 2 रुपए में मिलता है तो 94,500 कितने रुपए में मिलेगा। 1,89,000। 1,89,000. उसके बाद बोले 4,72,500. फिर नेक्स्ट 2,52,000। अब टोटल करो, टोटल भी निकालो। इसका टोटल तो पता है 3,15,000 होगा क्योंकि उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये अमाउंट का टोटल करो। 9,13,500। 9,13,000 होगा. 13,500, 500 आएगा। ये 4,72,500 होना चाहिए, चेक करो। यस मैम, तो 500 है. ये गलत लिखा था मैंने। अच्छा, ये आंसर हो गया। रॉ मटेरियल परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। अच्छा, फिर बोला है स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो। ठीक है, तो फीफो मेथड फॉलो करके हमें स्टोर लेजर बना के दिखाना है। स्टोर लेजर कार्ड, ठीक है। देख, फीफो तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, फिर भी अगर याद नहीं है तो अभी याद हो जाए। तो हमें क्या करना है, फीफो मेथड से ये रॉ मटेरियल जो हम लोग परचेज करेंगे ना, इसका हमें स्टोर लेजर जो बनेगा उसका फीफो मेथड से बना के दिखाना है। ठीक है, तो फिर जो भी कॉलम होता है वो बनाओ। डेट, ठीक है। स्टोर लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड। अच्छा, तो हम लोग तो 4 क्वार्टर में जो है इसको परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के लिए थोड़ा इधर और हटा के लिखेंगे, नहीं तो जगह नहीं होगी। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अच्छा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट केजी पता है तो हम लोग केजी लिख सकते हैं, रेट, अमाउंट या वैल्यू। सेकंड वाले में भी वही केजी, रेट, अमाउंट।
नॉर्मली इसमें हम लोग लिखते क्या है कि रॉ मटेरियल को कैसे हम लोग खरीद रहे हैं, कब कैसे, तो यहाँ तो कुछ वैसा डेट नहीं है, हमें सिर्फ क्वार्टर वाइज दे रखा है। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक है वो लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब बैलेंस की तरह वो यूज होगा, जो कि 10,000 था, यहाँ पर देख लो, या फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी लिखा है ये बात। 10,000 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर 10,000। अच्छा, इसका रेट कितना करके होगा? देखो, यहाँ पर बोला है ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 यूनिट ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट। अच्छा, इसका रेट कितना होगा ये नीचे पढ़ के देखते हैं। देखो, यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000, वैल्यू बता दिया है 20,000, तो ये 10,000 का वैल्यू है 20,000, फिर रेट कितना हो जाएगा? 10,000 के लिए 2 हो जाएगा, डिवाइड करने से ही पता चलेगा, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया फर्स्ट क्वार्टर का। अच्छा, अब सेकेंड क्वार्टर में हम लोग कितना परचेस करेंगे, यहाँ पर निकाला है हम लोग। सेकेंड क्वार्टर में परचेस करना है हम लोग को कहाँ गया कंजम्पशन बजट, यहाँ पर दिया है, एक मिनट, $94,500। हाँ, अच्छा देखो, फर्स्ट क्वार्टर का पहले कंप्लीट करेंगे। देखो, पहले फर्स्ट क्वार्टर का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे, इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो कुछ डेट वाइज परचेज नहीं हो रहा है कि हम लोग वैसे लिखे, पहले फर्स्ट क्वार्टर वाला पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग लिख लिया, फर्स्ट क्वार्टर में परचेज कितना करना पड़ेगा? 94,500 किलो, ठीक है, या केजी जो भी बोलो। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिख देते हैं परचेज 94,500। ये कितना करके मिलने वाला है? ये भी 2 रुपए करके। ये देखो, यहाँ पर देखा था हम लोगों ने 2 रुपए करके, तो 2 रुपए करके 94,500 कितना हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, देख के लिख सकते, 1,89,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 1,89,000, ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन कितना होगा, तो हमारे पास तो टोटल इतना हो गया, ओपनिंग में इतना, अब कंजम्पशन लिखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर का कंजम्पशन कितना है? फर्स्ट क्वार्टर का कंजम्पशन है, यहाँ पर देखने से पता चलेगा, 63,000, ठीक है, 63,000 kg। तो यहाँ 63,000 kg, और इसका भी रेट 2 रुपए करके ही है, ये देख लो, 2 रुपए करके, ये पर यूनिट, ये है क्वांटिटी के लिए 2 रुपए, और 60, अच्छा ये 2 रुपए क्यों हो रहा है, नॉर्मल बात है। देखो, हमारा ओपनिंग स्टॉक का जो रेट था वो भी 2 था, ये भी 2 है, तो 63,000 जो है वो भी 2 करके ही जाएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं, तो ये 63,000 का जब कंजम्पशन होगा वो कैसे होगा, पहले 10,000 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद जितना कम पड़ेगा वो 94,500 से लेना पड़ेगा, है ना। तो चाहो तो इंडिविजुअली दिखा सकते हो या एक साथ भी दिखा सकते हो, मतलब कंजम्पशन ऐसा होना चाहिए, पहले 10,000 खाली हो जाना चाहिए, और 63,000 के लिए और कितना चाहिए होगा, 53,000, वो भी 2 रुपीज करके ही होगा एट द रेट ऑफ, तो ये हो जाएगा 1,56,000, ठीक है। तो फिर बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, देखो टोटल था हमारे पास 10,000, तो पूरा खत्म हो गया, 94,500 से 53 चला गया, तो बचा कितना, उतना ही होगा, 41,500। 41,500, और उसका रेट भी कितना होगा, 2 करके ही होगा, क्योंकि एक ही स्टॉक है 2 रुपए वाला, और कुछ है भी नहीं। तो ये टोटल कर, ये मल्टीप्लाई करने से कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 83,000। 83,000, ये हो गया बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से होगा।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम लोग जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 41,500 kg एट द रेट ऑफ 2 करके 83,000 kg, ठीक है। और क्वार्टर टू में कितना परचेज हो रहा है, क्वार्टर टू में कितना परचेज हो रहा है, परचेज बजट से देखना पड़ेगा। 1,50,000 7,500 3 रुपीज करके 4,72,500, तो ये लिख लेते हैं। कंजम्पशन कितना हो रहा है, 76,500, ये कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। 76,500, तो ये कंज्यूम कैसे होगा, कौन से पैटर्न से, पहले 41,500 पूरा यूज हो जाएगा, और हम लोग को बोला है 76,500 आया था, तो 76,500, तो बचा हुआ अमाउंट जो है ये वाले स्टॉक से जाएगा। तो 76,500 में 41,500 हो गया, तो और कितना अमाउंट हो रहा है, माइनस करने से पता चलेगा। 1,57,500 से माइनस करो 41। 35,000। 35,000, ये दोनों टोटल होने से 76 होना चाहिए। 76,500, हाँ हो रहा है। तो फिर ये कितना करके, इसका रेट कितना है, 3 रुपीज करके, तो 35,000 वाला स्टॉक 3 रुपीज करके कितना हो जाएगा, 1,05,000। 1,05,000। अच्छा, 41,500 तो खाली हो गया, 1,57,500 से 35,000 लेस करने से कितना बच रहा है, 1,22,500। और वो कितना करके रेट का होगा, 3 रुपीज, क्योंकि वो 3 रुपीज वाला स्टॉक था, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 3,67,500। 3,67,500। अच्छा, फिर क्वार्टर थ्री में जाते हैं। 1,22,500 एट द रेट ऑफ 3 करके ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 3,67,500, ठीक है। परचेज कितना हुआ, परचेज हुआ है थर्ड क्वार्टर में 63,000 4 रुपीज करके 2,52,500, ये देख देख के लिख लेंगे। $2,52,000। अच्छा, अब कंजम्पशन थर्ड क्वार्टर का 84,000, तो 84,000 में पहला यहीं से हो जाएगा, 1,22,500 से ही 84,000 कंप्लीट हो जाएगा, तो 84,000 इंटू 3, ये 3 का रेट वाला था, तो कितना हो जाएगा, 2,25,000। 2,52,000। 2,52,000। अच्छा, तो बचा कितना बैलेंस, तो 1,22,500 से 84 चला गया वो बैलेंस, और 63 दोनों मिला के होगा, तो बैलेंस कितना होगा, एक तो 63 पूरा ही पड़ा हुआ है 4 रुपीज करके 2,52,000, और ये 84 गया 1,22,500 से, तो बाकी कितना हो रहा है वो, 38,500। अच्छा 38,500, इसका रेट है 3 रुपीज 3 करके, तो रुपीज। हाँ, तो फिर कितना आ रहा है ये वाला, 1,15,500। 1,15,500, ठीक है। अब फोर्थ क्वार्टर पे जब हम लोग बैलेंस लेंगे, तो ये यहाँ पर बैलेंस को अलग अलग ही लिखते हैं, 38,500 फीफो कर रहे हैं तो अलग अलग लिखना ही बेटर है। और एक हो जाएगा 63,004 करके। अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में लेकिन हम लोग का कोई परचेज नहीं था, क्योंकि जब परचेज बजट बनाया तभी हम लोगों ने देखा फोर्थ क्वार्टर में हम लोग का किसी तरीके का परचेज नहीं था, तो नहीं है, ठीक है। तो परचेज वाला कॉलम हम लोग का यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। कंजम्पशन है, क्योंकि हर एक क्वार्टर में ही प्रोडक्शन हुआ है। कंजम्पशन है 96,500 का, तो 96,500 कैसे लेंगे, 38,500 पूरा चला जाएगा,
अब 96,500 में से 38,500 अवेलेबल हो गया, तो बाकी बचा कितना? बाकी बच रहा है 58,000। 63 से 58 चला जाएगा 4 रुपीज करके, तो 63 से 58 चले जाने से बैलेंस बचेगा 5,000। 4 रुपीज करके 20,000। और ये वाला कैलकुलेशन बता दो। 2,32,000। 2,32,000। हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। टोटल अगर कुछ करना है तो हम लोग कर सकते लास्ट वाले कॉलम में, क्योंकि बाकी सब तो फॉरवर्ड हो गया है। फर्स्ट क्वार्टर का बैलेंस सेकंड में, सेकंड का बैलेंस थर्ड में, थर्ड का बैलेंस फोर्थ में। ठीक है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना ही करने बोला था हम लोग को स्टोर लेजर बनाने के लिए। अच्छा, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या क्वेश्चन है? एक मिनट। एक मिनट। अच्छा, इसके पहले क्या मुझे कुछ थ्योरी लिखवाना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं एक बार, रुक जा। प्रोडक्शन क्या क्या निकालने बोला है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या कुछ लिखवाना है। कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी, कंपोनेंट परचेज मतलब रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन बजट ये तो, मैन पावर बजट मतलब लेबर बजट, और सेल्स बजट, लेबर बजट और सेल्स बजट। ठीक है, अगर अभी नहीं भी लिखवाते हैं तो कर लेंगे हम लोग, उसके बाद लिखवा देंगे। यहाँ पर बोला है सेल्स बजट। सेल्स बजट का मतलब जितना हम लोग सेल करना चाहते हैं उसके बेसिस पे बजट निकालना पड़ेगा कि कितना हम लोग बेचना चाहते हैं। ठीक है, वही सेल्स बजट होगा। इन क्वांटिटी एंड वैल्यू निकाल लेंगे। देखो बोल रहा है a company is engaged in the manufacture of specialized sub assemblies required for certain electronic equipment। बोल रहा है एक कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, सब असेंबलीज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो कुछ सब असेंबलीज बनाती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए। द कंपनी envisages that in the forthcoming month December the sales will be in the ratio of 3:4:2 respectively of sub assemblies ACB, MCB and DP। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ACB, MCB एंड DP। ठीक है, अच्छा ये इतना इतना क्वांटिटी में सेल होगा, उसका रेशियो दे दिया है, क्वांटिटी नहीं रेशियो दे दिया है, 3:4:2। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर। कंपोनेंट रिक्वायरमेंट दिया है, देखो ये ये तीन प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस बोला है। ठीक है, अच्छा इसके लिए ये ये है कंपोनेंट का मतलब हो गया, ये जो एसीबी बनाया जाएगा उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो बेस बोर्ड, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, 08 आईसी मतलब
आईसी बोर्ड होता है छोटा छोटा, ठीक है, छोटा बड़ा बहुत तरीके का होता है। तो 08 बोर्ड, 012 और ये 26, उसमें सर्किट जो है वो किया जाता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रोडक्ट 520 में बिकता है, ये 500, ये 350, और ये सब परचेस करने का प्राइस बताया। अब बेस बोर्ड कितना लगता है एसीबी के लिए, एक बेस बोर्ड लगता है, आईसी 088 लगता है, ये 4 लगता है, ये 2 लगता है। कौन से क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट कितना लगता है वो बता दिया, और सभी कंपोनेंट का परचेस प्राइस हमें बता दिया है कि मार्केट में बेस बोर्ड 60 रुपए का मिलता है, आईसी 08 20 रुपीज का मिलता है, आईसी 12 12 रुपए का मिलता है, आईसी 26 8 रुपीज का मिलता है। द डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब असेंबलीज आर। डायरेक्ट लेबर टाइम मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें लेबर को कितना समय देना पड़ता है। तो दो तरीके का लेबर से काम करवाया जाता है, ग्रेड ए वाले, ग्रेड बी वाले। तो लेबर आवर्स, तो ग्रेड ए वाले को 8 घंटा और ग्रेड बी वाले को 16 घंटा लगता है, ये एसीबी के लिए, ठीक है। अच्छा, एमसीबी के लिए 6 आवर्स, 12 आवर्स, डीपी के लिए 4 आवर्स, 8 आवर्स। और पेमेंट क्या होता है, ग्रेड ए वाले को 5 रुपीज एट द रेट पर आवर करके मिलता है, और ग्रेड बी वाले को 4 रुपीज पर आवर करके मिलता है। वेरिएबल ओवरहेड है 36, 24 और 24, ठीक है। 36, 24, 24। अब बोल रहा है द लेबरर्स वर्क 8 आवर्स ए डे ऑफ डे फॉर 25 डेज ए मंथ। 1 मंथ में 25 दिन काम करते हैं लेबर, और एक दिन में 8 घंटा। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट फॉर डिसम्बर आर एज अंडर। तो ये देखो सब असेंबलीज, ये एसीबी, एमसीबी, डीपी, सब असेंबलीज 800, 1200, 2800, कंपोनेंट में बेस बोर्ड, ठीक है। ये सब, ये इतना इतना, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स हो गया, तो ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। कंपोनेंट मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। Fixed overhead amount to 7,57,200 for the month and monthly profit target of 12 lakhs has been set। तो बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड इतना है एक महीने का, और मंथली प्रॉफिट जो है वो 12 लाख हैज बीन सेट, 12 लाख का प्रॉफिट जो है इनका टारगेट है। द कंपनी इज ईगर फॉर ए रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर of sub assemblies and component by 10% quantity as compared to the opening stock। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितना होना चाहिए इनका, बोल रहा है कि ओपनिंग से 10% कम ये कंपनी चाहती है, कंपनी इज ईगर फॉर रिडक्शन। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो हमें बजट बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। ठीक है, तो पहले बनाएंगे सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर है 5। सेल्स तो बेचना क्या है, सब असेंबल्स। नाम है एसीबी, एसीबी, एमसीबी, डीपी। तो कितना बेचना है कैसे करके निकालेंगे, जितना सेल्स करना है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट मतलब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग कितना सेल करेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं पहले क्या बोला है। ये बताया है बस, सेल्स रेशियो हमें बता रखा है 3:4:2। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट होगा।
तो देखो अब मुझे ये 3:4:2 ये सेल्स रेशियो पता है, लेकिन उसके लिए तो मुझे टोटल सेल्स क्वांटिटी चाहिए। सोचो हमें कैसे करके निकालना पड़ेगा, मतलब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे कि क्या कितना सेल करे, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी निकालने के लिए और कुछ डेटा नहीं है। क्योंकि देखो अगर पढ़ के देखेंगे पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से अगर देखोगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितना करके रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो मार्केट में कितने रुपए का मिलेगा। फिर दिया हुआ था लेबर कितने तरीके का काम करता है, उनका पेमेंट क्या होता है, कौन सा लेबर कितना घंटा एक प्रोडक्ट को बनाने में लेता है, लेबर टोटल कितना समय काम करता है, ये दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है और मंथली प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। और हमें बोला है, अच्छा यहाँ एक बोला है कि कितना इनका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, उसका एक डिटेल्स बताया और बोला सेल्स बजट निकालो। तो सेल्स रिलेटेड कुछ भी अगर निकालना है तो कैसे करके निकाले, देखो अब मुझे सिर्फ रेशियो दे दिया है, तो टोटल सेल क्वांटिटी अगर मिल जाए तो उससे हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल सेल क्वांटिटी अगर तीनों प्रोडक्ट का इतना है तो उसका 3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो रहा है, 4 5 6 और 3 9, 3 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9 करके हम निकाल सकते हैं कितना होगा। लेकिन मुझे टोटल सेल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। अब टोटल सेल्स क्वांटिटी के लिए मेरे पास वैसा कोई डिटेल्स है नहीं कि जिससे हम ये निकाल ले कि टोटल सेल्स क्वांटिटी है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो सेल्स रिलेटेड डेटा मेरे पास जो है ये है कि एक यूनिट कितने में बेचेंगे वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि आ, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हम लोग का मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं ना हम लोग, वहां पर देखो हमें, अगर हम लोग यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, मतलब देखो हमारे पास रॉ मटेरियल का डिटेल्स है और हम लोग के पास जो है लेबर का पेमेंट का डिटेल्स है। तो अगर सेल से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन के साथ अगर हम लोग सेल्स रेशियो को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा पता है, हमें हम लोग को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन का डेटा, ठीक है। अब वो कंट्रीब्यूशन का डेटा हमें हेल्प करेगा ये निकालने के लिए कि कितना क्वांटिटी सेल होना चाहिए। मतलब क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल्स है नहीं कि किस तरीके से हम सेल क्वांटिटी निकालें, तो इसको मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो सेल्स बजट तो बस इतने से जगह में ही हो जाएगा। हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं पहला, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, मुझे निकालना है पहले कंट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 520, 500, 350। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, कंपोनेंट्स, बेस बोर्ड IC08, IC12, अच्छा अब इसका रुपीज में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक बेसबोर्ड 60 रुपए का मिलता है, तो और सभी प्रोडक्ट में एक एक ही बेसबोर्ड लगता है, तो बेसबोर्ड का खर्चा हर एक प्रोडक्ट के लिए 60 60 60। तो बेसबोर्ड का खर्चा यहाँ भी 60
इसमें भी 60, सॉरी ऐसे लिखना पड़ेगा, बेस बोर्ड का खर्चा हर एक प्रोडक्ट में 60। तो प्रोडक्ट तो ऊपर ऐसे इस तरीके से ना। IC08 ये 20 रुपए का मिलता है, इसमें 8 लगेगा। ACB में तो 8 × 20, तो ये 160 रुपीज का इसमें खर्चा आ जाएगा। अच्छा, इसमें आ जाएगा 20 × 2, 20 × 2, बाकी दोनों में 40 का खर्चा आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 12 रुपीज करके इसका 4 लगेगा, तो 48, फिर उसके बाद 120, 48। और 26 वाला जो है 8 रुपीज करके मिलता है, 2, 6 और 8 चाहिए, तो 16, 48, 64। लेबर, लेबर का देखते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। हम्म, 8 घंटा 5 रुपए करके 40 रुपीज, ग्रेड ए वाला। ठीक है, फिर ग्रेड ए का और देखते हैं, ग्रेड ए का 6 × 5, 4 × 5, 30 और 20, 4 × 5, 20। अच्छा, फिर यहाँ पर 16 × 4, 12 × 4, 8 × 4, 16 × 4, 64, 12 × 4, 48, और 8 × 4, 32। और वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड हमें डायरेक्ट बता रखा है 36, 24। अब ये इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल मार्जिनल कॉस्ट 60, 160, 48, 16, हम ये निकाल रहे, तुम लोग ये बाकी दो निकालो तब तक। हम पहला वाला निकाल रहे हैं। 60, 160, 48, 16, 40, 64, 36, 424। बाकी दो निकालो कितना आ रहा है। ये तो हो गया 60, 40, 100, 220, 220 प्लस 48। लास्ट वाला 288। लास्ट वाला 288। ये 370 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने बोला कि कंट्रीब्यूशन यहाँ निकालेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं सेल्स टोटल क्वांटिटी। तो कंट्रीब्यूशन A - B, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 520 - 424। 96। इसके बाद माइनस करके बताओ थोड़ा। -350 - 288, 62। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही तो करना था, कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स रेशियो दिया हुआ है 3:4:2, ये देखो सेल्स रेशियो। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है वो देखो, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे समझोगे। वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट से ही हो रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा सेल्स रेशियो, मतलब एक ये हो गया 3 यूनिट हम लोग जो है, इसका मतलब टोटल हम लोग का जो भी सेल है उसमें 3 यूनिट एसीबी या एबीसी क्या नाम था वो बनाएंगे, एमसीबी और डीपीट 4 और 2 यूनिट बनाएंगे। एक यूनिट में अगर 96 कंट्रीब्यूशन होता है, एक यूनिट से अगर 96 कंट्रीब्यूशन होता है तो 3 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बोलो। टोटल कंट्रीब्यूशन जैसे कॉम्पोजिट वाला 288, उसके बाद वाला 520 हो रहा है, और ये वाला 124। इसका टोटल बताओ, टोटल कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आ रहा है। ये तीनों ऐड करने से ही तो आ जाएगा, 288, 520, 124, 932। 932। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग का डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया था इन लोग का, देखो बोला था कि इनको कितना प्रॉफिट रखना है, इनका फिक्स्ड ओवरहेड इतना होगा, प्रॉफिट टारगेट 12 लाख है। तो देखो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़े थे, कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी कंट्रीब्यूशन निकलता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करने से भी कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो अगर हम लोग ये दोनों चीज को ऐड कर देंगे तो हमें डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड ओवरहेड 7,52,000 और प्रॉफिट 12 लाख। 12 और 7, 19,50, 7,52,000, 7,57,200। अब ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर देखो टोटल कंट्रीब्यूशन हमें इस तरीके से मिल गया है। ठीक है, यूनिट के हिसाब से। तो ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन इन रुपीस, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन पाने के लिए हमें 930, मतलब ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, इसका इक्विवेलेंट यूनिट हो गया 932 यूनिट। ठीक है, तो इससे डिवाइड अगर कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल सेल्स कितना होगा। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखते सेल्स मिक्स रिक्वायर्ड desired contribution divided by कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब मुझे रुपीस के हिसाब से इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे बता रखा है, और ये कंट्रीब्यूशन के लिए मेरा जो टोटल जो है, मतलब स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो है 932 इतना। ठीक है, ये यूनिट में आया है क्योंकि देखो ये जो है नहीं, ये कंट्रीब्यूशन रुपीस में ही आया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये रुपीस में है, मार्जिनल कॉस्ट का ये जो डेटा निकला है ये भी सब रुपीस में है, इसका मतलब ये भी रुपीस में ही आया है, तो कंट्रीब्यूशन भी इतना ही आया है रुपीस में। और ये सेल्स रेशियो है, तो कंट्रीब्यूशन जो है फॉर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट, तो ये
सेल्स रेशियो के हिसाब से इतना कंट्रीब्यूशन रुपीज में हो रहा है 932, जो हमें रेशियो बोला था उसके हिसाब से कि 3 यूनिट का 4 यूनिट का 2, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, और ये इसके साथ हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं, फिर रुपीज इतना, ये डिवाइड करने से हमें फिर क्वांटिटी मिलेगा। तो 19,57,200 डिवाइडेड बाई 932, ये हो गया 2,100। तो हमारा सेल्स मिक्स हो जाएगा 2,100 करके, हमें जो है हर एक केस में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 2,100 करके प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये देखो हर एक प्रोडक्ट का 2,100 करके प्रोडक्शन होगा ये। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर सेल्स बजट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2,100, यहाँ भी 2,100, यहाँ भी 2,100, लेकिन सेल्स रेशियो कितना है, 3:2:1, तो इंटू 3, सॉरी 3:4:2, तो 3:4:2, तो ये आ जाएगा 6,300, 8,400, 4,200, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया मेरा सेलिंग बजट इन क्वांटिटी, और वैल्यू के लिए मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो मुझे पता है, यहाँ पर देख के लिख सकते हैं 520, 500, 350। तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 520 पर यूनिट करके, तो 6,300 यूनिट का 89,46,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल्स निकालने का दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट में ही इसे निकाल सकते थे। तो पहले देखो हम बता देते, हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट निकाला। फिर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग के पास था मेटेरियल, जिसको यहाँ पर कंपोनेंट बोल रहा है, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। फिर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है कंट्रीब्यूशन निकल गया। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या निकला है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट निकला है। क्यों, क्योंकि ये सेल प्राइस पर यूनिट है, और ये सारा कॉस्ट जो है हम लोग का 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने का दिया हुआ है, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो 1 यूनिट का 96 कंट्रीब्यूशन, जबकि हमें ये वाला प्रोडक्ट 3 यूनिट बनाना है ACB, उसके बाद वाला 4 यूनिट 2 यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 288, 520 और 124। तो रुपीज में टोटल अगर देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 932 रुपीज, ठीक है। और हम लोग का टारगेट कंट्रीब्यूशन है 19,57,200। तो 19,57,200 टारगेट फुलफिल करने के लिए हमें फिर कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये डिवाइड कर देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन से, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, ये टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो के हिसाब से आ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन एज पर सेल्स रेशियो, ठीक है। तो हम लोग का ये आ जाएगा कि हमें 2,100, इसको बैचेस बोल सकते हैं, ठीक है, कि इतना बैच में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 2,100 बैचेस हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने निकाला कि ये पहला प्रोडक्ट भी 2,000, क्योंकि सभी 2,100, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है तो तीनों प्रोडक्ट को 2,100 बैचेस, 2,100, 2,100 बैचेस में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें सेल्स रेशियो 3:4:2 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल क्वांटिटी निकल गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था तो सेल्स वैल्यू भी निकल गया। बस यही वाला थोड़ा अलग था, बाकी से तो सेम ही है, पहले वाला जैसा क्वेश्चन किया, जैसे कि ये वाला
प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। कितना प्रोडक्शन करना है? प्रोडक्शन कितना करना है? जितना बेचना चाहेंगे उतना प्रोडक्शन करना है। कितना बेचना चाहते हैं हम लोग? 6300, 8400, 4200। अगर हम लोग कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर बोला है। देखो, अगर हमें निकालना है प्रोडक्शन बजट तो सेल्स हो जाएगा, फिर ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं वो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो ओपनिंग स्टॉक अगर देखो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है फिनिश गुड्स का, ये रहा 800, 1200, 2800। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल्स बता दिया था यहाँ पर। कंपनी इज ईगर फॉर ए रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर ऑफ सब असेंबलीज एंड कॉम्पोनेंट बाई 10% ऑफ क्वांटिटी एज कम्पेयर टू ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक से 10% क्वांटिटी में कम होना चाहिए। 10% कम होना चाहिए, तो 800 का 10% 80 होता है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 800 इंटू 10% जितना आएगा माइनस 800 करने से जितना आएगा, तो 720 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 1200। 1200 इंटू 10%, तो 1200 इंटू 10% मतलब 120। तो 1200 से 120 लेस करने से 1080। 2800, 2800 इंटू 10%। 2800 माइनस 280 कितना हो रहा है? 2520। 2520। ठीक है, अब इसका पूरा कैलकुलेशन करो कि 6300 प्लस 720 माइनस 800, तो 800 और 720 ये तो हो जाएगा 80। 80 में 6300 लेस हो जाएगा, कितना हो? अच्छा, फिर ये वाला 8400 प्लस 1080 माइनस 1200। 8280। 8280। ठीक है, फिर इसके बाद वाला 3920। 9520। 3920 हो गया प्रोडक्शन बजट। फिर कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी मतलब वही कंजम्पशन बजट। तो पहले समझो कि कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन कितना होगा? जितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कंजम्पशन होगा। तो प्रोडक्शन कितना कितना है? 6220, 8280, 3920। तो प्रोडक्शन है 6220, 8280 और 3920, इतना कंजम्पशन करना है। अच्छा, अब कंजम्पशन कोई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक रॉ मटेरियल है नहीं कि दो की करके हर एक फिनिश गुड्स में लगेगा, हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे हो जाएगा। यहाँ क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग है
और सब अलग अलग तरीके से यूज भी होगा, मतलब किसी में एक क्वांटिटी में, किसी में 2, 8, 4, तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले एसीबी का करते हैं। तो एसीबी में जो कंपोनेंट लगेगा, पहला कंपोनेंट है बेस बोर्ड। ठीक है, अब ये बेस बोर्ड जो है वो देखो सिर्फ एसीबी नहीं, सभी में एक ही करके लगेगा, एक बेस बोर्ड लगेगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। तो ब्रैकेट में 1 ईच लिख दो। ठीक है, तो फिर 6220 यूनिट अगर प्रोडक्शन करोगे एसीबी, तो कितना सारा बेस बोर्ड लगेगा? अगर एक बनाने में एक बेस बोर्ड लगता है, तो 6220 बनने में कितने बेस बोर्ड लगेंगे? 6220 उतना ही लगेगा। ठीक है, सेम तरीके से एमसीबी के लिए भी 8280 बेस बोर्ड लगेगा, 3920 बेस बोर्ड लगेगा। ठीक है, तो इतना सारा बेस बोर्ड खरीदना पड़ेगा। तो टोटल बेस बोर्ड कितना हो रहा है? टोटल करो, 6220, 8280, 3920। 18420। 18,420। अच्छा, इसके बाद देखते कौन सा कंपोनेंट का नाम दे रखा है इन्होंने। IC08, 822 करके लगेगा, IC08। तो ये 8:2:2 रेशियो में लगेगा। ठीक है, तो एक बनाने में एसीबी बनाने में 8, एक एसीबी बनाने में 8 IC08 लगता है। तो 6220 बनाने में कितना सारा लगेगा? तो 6220 इंटू 8 करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। 8280 इंटू 2, 8280 इंटू 2, तो निकालो कितना होता है। 49760। 49760। और ये 16560। और इसके बाद वाला, ओ ये 3920 होगा, गलती से मैंने 8280 फिर से लिख दिया। 3920 इंटू 2, 7840 7840। अब ऐड कर लो सभी को। 74160। 74,160। इसके बाद चाहिए IC12, आई थिंक, हाँ IC12, 4, 10 और 4। तो 8220 इंटू 4, 8280 इंटू 10 और 3920 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 6220 है, मैंने 8220 लिख दिया। ट्वेंटी फोर तो 880 24,880। ये वाला हम कर लेंगे, 82,800 और ये वाला निकाल। 15680। 15,680 टोटल करो। 1,23,360। IC26 कितना है? IC26 है 268। सॉरी, उसके बाद वाला 8280। 3920 इंटू 8, ये हो जाएगा 12,440। ये कर लिया मैंने, ये दोनों बताओ। 49680 और लास्ट वन 31,360। टोटल भी कर। 93,480। 93,480। ये निकल गया हम लोग का कंपोनेंट परचेस बजट, इंडिविजुअली भी निकल गया
टोटल अगर पूछे तो भी निकल गया। टोटल बेसपोर्ट कितना खरीदना है, टोटल IC08, टोटल IC12, टोटल IC26, वो भी निकल गया। अगर इंडिविजुअली पूछा जाए ACB के लिए क्या क्या कंपोनेंट परचेस करना है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं। इतना सारा बेसबोर्ड, इतना IC08। नेक्स्ट देखते हैं। कंपोनेंट यूसेज बजट के बाद है कंपोनेंट परचेस इन बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। परचेज बजट का मतलब हो गया कि कितना करके हमें कौन सा चीज परचेस करना है। तो क्या क्या परचेस करना है, एक तो है बेस बोर्ड, IC08, IC IC12 और IC26, ठीक है। तो कितना करके हमें परचेस करना है, तो जितना हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसमें जितना बेस बोर्ड चाहिए होगा उसके हिसाब से। तो 622 जीरो प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से ये रहा। बेस बोर्ड कितना परचेस करना पड़ेगा, 6220 ही बेस बोर्ड परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल कितना हो रहा है, 420। तो परचेस जब करने जाएंगे तब थोड़ी ना ऐसे परचेस करेंगे कि ACB के लिए 6220 चाहिए, फिर उसके लिए टोटल 18420 बेस बोर्ड खरीद लेंगे एक साथ में ही, ठीक है। तो इसीलिए ये टोटल वाला बनवा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूसेज इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जितना बेसबोर्ड कंज्यूम होगा उतना सारा खरीदेंगे, 18420, इसका मतलब। IC08 कितना सारा यूज होगा, 74160। और ये 1 लाख, IC12 1,23,360। प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना है तो वो भी प्लस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखना है, ओपनिंग स्टॉक से 10% कम रखना है। ये कंपोनेंट ओपनिंग वाला रहा, 1600, 1200, 6000 और 4000। अच्छा, ये हम लोगों ने पहले भी तो निकाला है यहाँ से। अच्छा, ये तो फिनिश्ड गुड्स का निकाला था, इसका तो नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे, कितना होगा, 10% लेस ओपनिंग स्टॉक। और इसके बाद लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है कंपोनेंट का, 1600, 1200, 6000। 6000 और 4000। क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1600 माइनस 1600 का 10%, मतलब 160। 1440। 1200 का 10%, 120।
अब देखो कितना आ रहा है, परचेस कितना करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन है उतना प्लस क्लोजिंग स्टॉक में जितना रखना है माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो बोलो एक एक डेटा कितना आ रहा है। 18,260। 18,260 ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला 93,000। लास्ट वाला 93,000 80 नहीं आ रहा है, 93,080 आना चाहिए। शायद 80 आएगा, पीछे 80 है। ये दोनों का 74,040। 74,040। यस मैम आ रही थी। और 1,21,760। 22 नहीं आ रहा है, 22 होना चाहिए। चेक करो, 1,22,760 होना चाहिए। यस मैम। ठीक है। फिर परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, क्योंकि हमें परचेज बजट जो है क्वांटिटी में भी निकालना है, वैल्यू में भी। अच्छा, कौन सा कितने में मिलता है? ये बेसबोर्ड 60 का, ये 20 का, 12 का रेट 60, 20, 12 और 8 ये सब है। पर यूनिट बोल सकते हैं। एक एक बेसबोर्ड का दाम, एक सर्किट का दाम, इस तरीके से। तो फिर 18,260 अगर बेसबोर्ड परचेस करना है तो 60 रुपीज करके परचेस टोटल कितना हो जाएगा, परचेस वैल्यू। 18,260 इंटू 60 करने से ही तो आएगा। बोलो कितना आ रहा है। 10,95,600। अच्छा, इसके बाद वाला 14,80,800। हम्म। 14,73,120। ये लास्ट वाला 7,44,000। 44,000, कुछ और भी तो आना चाहिए। 6 आएगा, 80 में 088, 6406। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये हो गया परचेज वैल्यू। अच्छा, तो ये वाला भी आंसर आ गया, परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। उसके बाद मैन पावर, मैन पावर मतलब लेबर, लेबर का बजट बनाने के लिए मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। कितने लोगों को काम पे रखना है और कितना पेमेंट करना है, ये दो चीज निकालना पड़े। एक मिनट, पेन बंद हो गया। अच्छा, तो कितना करके पेमेंट करना है वो तो हम लोग निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखो हमें बता दिया है कि लेबर को कितना करके पेमेंट करना पड़ेगा आवरली बेसिस पे, और 5 रुपीज पर आवर, 4 रुपीज पर आवर, ग्रेड ए वाले को, ग्रेड बी वाले को। लेकिन हम लोग को तो ये निकालना पड़ेगा ना कि कितना लेबर काम कर रहा है, तब हम लोग निकाल सकते हैं कि इतना घंटा करके जो दे रहे हैं
तो लेबर कितना घंटा काम करे। अब लेबर कितना घंटा काम करे वो कैसे निकाल सकते हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो 25 डेज में कितना काम करेगा, क्योंकि एक महीने का काम है। लेकिन ये तो एक लेबर का हो गया, कितना लेबर, कितना ग्रेड ए लेबर हमें चाहिए और कितना ग्रेड बी लेबर चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो एक लेबर, ग्रेड ए वाले लेबर को 8 घंटा लगता है एसीबी बनाने का, ठीक है। तो एसीबी कितना सारा बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेबर चाहिए। तो 6220 एसीबी बनेगा। देखो, एक एसीबी बनाने में 8 आवर्स लगता है ग्रेड ए वाले लेबर को, तो फिर 6220 एसीबी बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा, पहले ये बताओ। 6220 यूनिट एसीबी बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा, अगर एक बनाने में 8 घंटा लगता है, ग्रेड ए वाला बोल रहे हैं। सेम तरीके से ग्रेड बी भी निकल जाएगा। 6220 एसीबी बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा अगर एक यूनिट बनाने में 8 घंटा लगता है तो। बोलो। अरे एक एसीबी बनाने में अगर मतलब 8 घंटा लगता है तो इतना मतलब एक पेन बनाने में 5 घंटा लगता है तो 10 पेन बनाने में कितना लगेगा ये नहीं बता सकते हो। 49,760. हाँ तो इसमें क्या है? तो तो इतना करके लेबर आवर लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग ग्रेड ए लेबर का कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेते हैं तो हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने सारे ग्रेड ए लेबर को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। देखो एसीबी बनेगा 6220 8280 3920। आवर्स पर यूनिट 864। ये ग्रेड ए वाला, और ग्रेड बी वाला जो लेबर है उसका आवर्स पर यूनिट कितना है। इसको थोड़ा हटा के लिखे ताकि टोटल वाला भी लिख ले, टोटल आवर्स। तो ये आया 49,760। सेम तरीके से बाकी भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर लिख लेते हैं 16 12 और 8। तो मल्टीप्लाई करो 8280 इंटू 6। 49,650. 0. 49,680 और ये वाला 15,680. 15,680. ये तो डबल हो जाएगा, 15,680 का डबल हो जाएगा। बाकी निकालो तुम लोग, ये हम तब तक डबल करके निकाल। 31,360, क्योंकि ये 4 था ये 8 है तो डबल हो गया। ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, सब 2 गुना कर दो। 49,680 का डबल, 49,760 का डबल। इसका डबल करो। 99,360. और टोटल करो, कोई भी एक टोटल करो, उसका डबल कर देंगे इधर वाला का। अगर इधर वाला करो तो उसका आधा करने से भी हो जाए। 23. 2,30,000 to 40. इसका आधा कर दो, इधर वाला आ जाए। आधा आधा है ना। 1,15,120. हम्म।
हो गया। तो इतना लेबर आवर हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा और ये प्रोडक्शन हमारा 1 मंथ का है। ये जो प्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने लेबर आवर निकाला, ये 1 मंथ का है, ठीक है। एक महीने में लेबर कितना घंटा काम करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर, ऐसे लिखते हैं, आवर्स पर मैन पर मंथ, ठीक है। एक वर्कर को एक महीना में कितना घंटा काम करना पड़ेगा? एक दिन का 8 घंटा, 25 दिन का फिर कितना घंटा बोलो? 8 × 25, चाहे वो ग्रेड ए वाला हो चाहे ग्रेड बी वाला हो, 200 आवर्स। 200। तो ये हो गया, एक वर्कर को 200 घंटा काम करना पड़ेगा। और हम लोग का कितना काम करवाना पड़ेगा? 1 लाख कितना आया, ये पहला वाला आया 1,15,120। तो 1,15,120 अगर काम होना चाहिए, तो फिर नंबर ऑफ वर्कर कितना चाहिए होगा? नंबर ऑफ वर्कर पर मंथ, मतलब देखो एक वर्कर एक महीने में 200 घंटा काम करता है, तो 1,15,120 आवर्स काम करने के लिए कितने सारे वर्कर को चाहिए? एक महीने में अगर मुझे 1,15,120 आवर्स काम करवाना है, तो कितना वर्कर चाहिए होगा अगर एक वर्कर 200 घंटा काम करेगा? बोलो। अगर मुझे पूरे महीने में 400 घंटा काम करवाना है, एक वर्कर अगर 200 घंटा काम कर सकता है एक महीने में, तो फिर 400 घंटा काम करवाने के लिए कितना वर्कर चाहिए? 2। तो 2 जैसे निकला वैसे ही होगा। अगर 400 के जगह ये 1600 घंटा काम करवाना है, तो कितने वर्कर चाहिए? कैसे करके निकलेगा? कैसे निकला? डिवाइड करने से तब ना निकलेगा। एक जन अगर 200 घंटा करता है, तो इतना घंटा करने के लिए कितने सारे लोग चाहिए? 575.6। हम्म 575.6 है, तो हम उसे राउंड में 576 करेंगे, क्योंकि वर्कर का तो पॉइंट में नहीं लिख पाएंगे इस वजह से। अरे ये वाला भी निकालो। 1151.2। 1152। अच्छा, वेजेस रेट क्या है पर मंथ? वेजेस रेट पर आवर है, तो वेजेस रेट पर मंथ निकाल ले। 200, एक वर्कर 200 घंटा काम करेगा, और ग्रेड ए वाले को 5 रुपए करके 1 घंटे का मिलता है, तो 200 घंटे का मिल जाएगा 1,000 रुपए। ग्रेड बी वाला भी एक वर्कर पूरे महीने में 200 घंटा काम करेगा, और उसको मिलेगा 4 रुपए करके, तो उसका वेजेस हो गया 800 रुपए। तो वेजेस पेबल, तो कितना वेज पे करना पड़ेगा? तो देखो एक वर्कर का एक महीने का 1,000 रुपए, तो 576 वर्कर का कितना? 576 इंटू 1,000। एक वर्कर को अगर 1,000 देना पड़ेगा, तो 576 वर्कर को कितना देना पड़ेगा? एक वर्कर को अगर 800 देना पड़ेगा, तो 1152 वर्कर को कितना देना पड़ेगा? निकालो। नाइन लाख 21,600। 9,21,600। इसमें हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है? इसमें हमें बोला है मास्टर बजट बनाओ, ठीक है। आसान है वैसे तो। चलो दिखा देते हैं मास्टर बजट जो है ये कैसे होगा। इसके बाद जो थ्योरी जो है वो नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है। ये बता देते हैं, देखो कैसे होगा। बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है, फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स you to prepare a master budget for the next year from the following information.
सेल्स बोला है, ये लोग दो तरीके का ग्लास बेचते हैं, टफ एंड ग्लास और बेंट ग्लास। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 60% ऑफ सेल। मटेरियल कॉस्ट होता है जितना सेल उसका 60%, 60% वेजेस है। 20 वर्कर एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर, वर्क्स मैनेजर, फोरमैन बोल दिया 500 पर मंथ, 400 पर मंथ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स बता दिया है 2.5% ऑन सेल्स। डिप्रिशिएशन बता दिया, लाइट एंड पावर रिपेयर्स, बस ये सब बता दिया। हमें मास्टर बजट बनाना है। देखो मास्टर बजट का वैसे मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग सारा फंक्शनल बजट को और जितने भी नेसेसरी फंक्शनल बजट है ना, उसको अगर हम लोग एक जगह पे दिखा सकते हैं तो उसको हम लोग मास्टर बजट बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल बजट का मतलब फंक्शन वाइज, जैसे तुम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे कॉस्ट शीट बनाते हो तो फंक्शन वाइज बनाते हो ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ठीक है। तो वैसे ही अगर सारे फंक्शनल बजट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मास्टर बजट। प्रॉफिट लॉस सारा चीज निकाल सकते हैं, मतलब ओवरऑल बजट बोल सकते हो, ठीक है, मास्टर बजट। तो बाकी यहाँ पर निकालेंगे कैसे, तो देखो हमें सेल्स दे दिया है और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सेल्स, उसको बनाने का खर्चा दे दिया है, तो सेल्स से कॉस्ट लेस करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मतलब ओवरऑल किसी भी एक प्रोडक्ट का ओवरऑल बजट। अब ओवरऑल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास तो क्वेश्चन रहेगा, तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोग एक ओवरऑल बजट बना के रेडी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है सेल्स और वेरिएबल जो भी कॉस्ट वो दिया हुआ है, बस और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो फिर सेल्स और कॉस्ट ये लेस करके प्रॉफिट दिखा सकते हैं। सेल्स है, दो तरीके का प्रोडक्ट है, टफ एंड ग्लास। ये हो गया टोटल सेल्स, यहाँ से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल, तो ये तो निकल जाएगा। एट लाख का 60%, 4,80,000। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी डायरेक्ट वेजेस। 20 वर्कर 150 पर मंथ करके। एक महीने का है, पर मंथ का 150, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, तो 20 × 12, 240 × 150, 36,000, ठीक है। अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5,16,000 आ रहा है। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। ब्रैकेट में लिख देते हैं वेरिएबल, तो उसमें है, ये तो फिक्स्ड हो जाएगा, ये लेबर का जो है, वर्क्स मैनेजर और फोरमैन, स्टोर स्पेयर्स, ये वेरिएबल हो जाएगा। 2.5% ऑन सेल, सॉरी, स्टोर्स
2.5% ऑन सेल, तो 8 लाख का 2.5% कितना होता है, निकालो। 8 लाख सेल था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी, हाँ रिपेयर मेंटेनेंस है 8,000। ये बताओ कितना हो रहा है 8 लाख का 2.5%। 20,000. अच्छा, और सन्ड्री एक्सपेंसेस था एक, 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल, बाकी सब फिक्स्ड है। डायरेक्ट वेजेस का मतलब 36,000, तो 3600। तो ये कितना आ रहा है, ये टोटल करो एक बार। ये प्राइम कॉस्ट के साथ बाद में ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट को हमें अच्छा एक काम करते हैं, ये 4,80,000, 36,000, ये मिला के हो गया 5,16,000। ये और एक थोड़ा इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 31,600. 31,600। और हाँ, और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड में डिप्रिसिएशन लाइट एंड पावर, डिप्रिसिएशन है 12,600, लाइट एंड पावर 3,000, और वर्क्स मैनेजर फोरमैन 400, और ये 500 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 6,000, 4,800। टोटल करो कितना आ रहा है। 12,600, 3,000, और ये टोटल करो कितना आ रहा है, 12,000, 26,400. 26,400। अब ये दोनों का टोटल करो कितना आ रहा है, 26,400 और 31,600, 58,000. 58,000। अच्छा, अब इसका टोटल कर लो प्राइम कॉस्ट के साथ, 5,16,000 के साथ, इसको थोड़ा हटा के लिख देते हैं, कितना आ रहा है, 5,74,000. 5,74,000, हाँ. 5,74,000। ये हो गया मेरा वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री कॉस्ट जुड़ गया, फैक्ट्री का वेरिएबल और फिक्स्ड, वर्क्स कॉस्ट जोड़ देते हैं। और जब वर्क्स कॉस्ट ये आ गया, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वर्क्स कॉस्ट। प्रॉफिट निकल जाएगा, सेल्स कितना है 8 लाख से, ये निकाल दो, लेस कर दो 5,74,000। 2,26,000. ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे। मतलब ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट के तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो जीपी आ गया, जीपी से जैसे पीएल का डेटा तुम लोग लेस करते हो, नेट प्रॉफिट आता है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर देंगे।
36,000 तो कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? माइनस करो। 1,90,000. ठीक है, ये आ गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट की तरह बन गया। मास्टर बजट मतलब ओवरऑल बजट, एक चीज का जो भी हो सकता है। बेसिकली सारा फंक्शनल आइटम को लेके इसका डेफिनेशन वगैरह जो है वो थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा, हमारा थियोरेटिकल ज्यादा रहता है। तो आज तो नहीं लिखवा पा रहे, गले का हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ही ज्यादा करवा दिया और थ्योरी बाकी रखा है। लिख लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। इलास्ट्रेशन एक बाकी है, मतलब इलास्ट्रेशन का नहीं है अभी, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।